गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पालमपुर गांव की कहानी समझाया था। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए थे। अब आपके किताब के पीछे जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखिए। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। अव्यवस्थित क्षेत्र, गांव का कुल क्षेत्र। तो अव्यवस्थित क्षेत्र भरना है। एक छोटा गांव जो एक बड़े गांव रायगंज और एक छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ा है, और गांव का कुल क्षेत्र है 166 हेक्टेयर। अब दूसरा प्रश्न है, खेती की आधुनिक विधियों के ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो इसमें लिखना है हाँ, हम सहमत हैं कि आधुनिक कृषि तकनीकी के लिए अधिक साधनों की ज़रूरत होती है जो उद्योगों में बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आधुनिक कृषि आगतों जैसे नलकूप, रासायनिक उर्वरक, कृषि उर्वरक और अनेक कीटनाशक आदि का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे पर सामूहिक रूप से निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। यदि एक में विकास होता है तो दूसरा उससे अधिक पीछे नहीं रहेगा। अब अगला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की? तो इसका उत्तर है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की निम्नलिखित प्रकार से मदद की। विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस मशीनों ने किसानों को घरेलू कार्यों में मदद की। सिंचाई की उपयुक्त विधि, नलकूप एवं पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया जाता है। कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि किसानों की सहायता की है। बिजली का उपयोग गांव में प्रकाश के लिए भी किया गया है। अब अगला प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? तो इसका उत्तर है, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें का महत्व के कारण निम्नलिखित हैं। पौधों का जन्म, उनका विकास, फलना और फूलना मिट्टी और जल और हवा के कुशल संयोग पर निर्भर करता है। यदि सिंचाई की असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं होता तो फसल सूख जाएगी। यदि लगातार जल की कमी रहे तो अकाल का भय हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के टुकड़े में कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़े के उत्पादन से अधिक होता है। चौथा है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। अब पांचवा प्रश्न, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। इसकी सारणी दी हुई है। परिवार भूमि का वितरण 2 भाग किए गए हैं। एक में 150 परिवार भूमिहीन अधिकतर दलित वर्ग हैं, और दूसरा परिवार 240 है जो 2 हेक्टेयर से कम के टुकड़े जो छोटे किसान हैं, और 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के टुकड़े मतलब मध्यम और बड़े किसान हैं। और प्रश्न 6 है, पालमपुर में खेती या श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूर से कम क्यों है? तो पालमपुर में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूर से कम होने के निम्न कारण हैं। पहला है, श्रमिकों की मजदूरी लाचारी और बेकारी उन्हें न्यूनतम से कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए विवश करती है। दूसरा है, जमींदारों और बड़े किसानों द्वारा श्रमिकों का शोषण। तीसरा है, आवश्यक मात्रा में रोजगार का उपलब्ध न होना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का देहातों में लागू न किया जाना। यही कारण है कि गरीब मजदूर जो कि कुछ भी मजदूरी दी जाती है उसे अपने भाग्य के विधाता का वरदान समझकर कर लेता है। अब प्रश्न 7वां, अपने क्षेत्र के 2 श्रमिकों से बात कीजिए। ये इसका उत्तर दिया हुआ है। इसमें खेती में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति। खेती में काम करने वाले श्रमिकों की लगभग 35 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी की राशि कुछ श्रमिकों को पूर्ण रूप से नकद और कुछ श्रमिकों को अनाज के रूप में दी जाती है। कुछ नकद और कुछ अनाज के रूप में प्रदान किया जाता है इन्हें मजदूरी।
प्रश्न 8 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने, उदाहरण देकर समझाना है। तो भूमि के एक टुकड़े पर उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीका है। बहुविध फसल उगाना। एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहुविध फसल उगाना कहते हैं। यह निश्चय ही कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। और दूसरा पॉइंट है आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग है और उत्तम किस्म के बीजों, HYB बीजों, ट्रैक्टर, नलकूप, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन में वृद्धि करता है। अब प्रश्न 9 है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान का कार्य का ब्यौरा दीजिए। तो 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम है, इसलिए इसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित है। पहला है, खेतीहर मजदूर के रूप में बड़े किसानों और जमींदारों के पास कार्य कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए बाहर भेज सकता है और गांव के धनी लोगों के पास नौकरी कर सकता है। और चौथा पॉइंट है, गैर कृषि कार्य जैसे पशुपालन, मछली पालन या और भी कार्य वह कर सकता है, मुर्गी पालन आदि के कार्य कर सकता है। प्रश्न 10वां है, मझोले और बड़े किसानों कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो इसका उत्तर है, बड़े एवं मध्यम किसानों की पूंजी की आवश्यकता उनके द्वारा दी गई कृषि क्रियाओं तथा उत्पन्न अवशेष से सूचित हो जाती है। वह वित्तीय रूप से सबल होते हैं, इसलिए उनके लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से कर्ज प्राप्त करना आसान होता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवारों के सदस्य भी इससे वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। छोटे किसान, बड़े किसान एवं साहूकार ऊंचे ब्याज पर कर्ज प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋणग्रस्तता के चुंगल में फंसा देते हैं। अब प्रश्न 11 है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो इसका उत्तर है, तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने का कर्ज देता है, जो ब्याज की बहुत कम है। और सविता को यह वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिकों का रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। अब प्रश्न 12वां है, अपने क्षेत्र में कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो ये अपने क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात कर सकते हैं आप। तो इसमें प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति रहट द्वारा की जाती थी। तालाब और नदी नाले पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। उनके अनुसार पंपिंग सेट और नलकूपों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। दूसरा पॉइंट है, कुछ शिक्षित लोगों द्वारा नर्सरी, पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना किया गया है। गन्ने से गुड़, चीनी तैयार किया जाता है। खेती में उत्पादित सब्जी फलों की शहरी बाज़ारों में बेचा जाता है। गांव से दूध एकत्र करके शहरों में आपूर्ति की जाती है। सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से ये खेती के अलावा ये सारे काम हैं जो लोग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, परिवहन का विकास करके गांव और शहरों के बीच संकल्प और उत्तम सड़क बनवाकर गांव से कृषि के अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। इसी प्रकार शहरों से गांव के लिए आवश्यक वस्तुएं मंगाई जा सकती है। संचार के विकास द्वारा गांव को देश और विदेशों से जोड़ा जा सकता है। सरकार द्वारा गांव में उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं और गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि करनी चाहिए।
और ग्रामीण कल्याण योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। तो इस तरह से गांव में गैर कृषि कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं, मतलब खेती के अलावा ये सारे कार्य भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये आपकी किताब के प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद इसी पाठ के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में भेज